गांव छोटा था, पर वहां के लोग बड़े बड़े सपनों के साथ जीते थे। मैं, राघव, बीए की पढ़ाई कर रहा था। किताबों के साथ साथ मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी था। पिता, जिन्हें सब रामनाथ काका कहते थे, एक छोटे किसान थे। खेत की जमीन बंजर सी हो चली थी और पैदावार से घर का खर्च ही मुश्किल से चलता था। पढ़ाई की फीस, किताबें और छोटी बहन की पढ़ाई, सब कुछ मेरे कंधों पर आ गिरा था। उस दिन शाम को मैं खेत से लौटकर कमरे में बैठा हिसाब किताब देख रहा था। अगले हफ्ते कॉलेज की फीस भरनी थी। जेब में कुल 50 रुपए थे। बाबा के सामने हाथ फैलाने की हिम्मत नहीं होती थी। वो खुद रोज कर्जदारों से छुपते फिरते थे। मैं गहरी सोच में डूबा ही था कि तभी अचानक बाहर से लाउडस्पीकर की गूंज कानों में पड़ी। गांव वालों, ध्यान दो! चौधरी हरि नारायण अपनी बेटी के साथ एक रात गुजारने वाले नौजवान को 50,000 रुपए देगा। मैं चौंक कर उठ बैठा, जैसे किसी ने मेरे दिल पर हथौड़ा मार दिया हो। क्या मैंने सही सुना? कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। मंदिर के बाहर लगे उसी पुराने लाउडस्पीकर से ये घोषणा गूंजी थी। पहली बार तो मुझे लगा कि कोई शरारत है, पर अगले ही पल वही आवाज फिर आई, और इस बार और भी साफ। जो भी युवक चौधरी हरि नारायण की बेटी के साथ एक रात बिताने के लिए राजी होगा, उसे 50,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। तीसरी बार ऐलान हुआ तो शरीर में जैसे खून जम गया। मंदिर जैसी पवित्र जगह से ऐसा नीच ऐलान! मैं दौड़कर बाबा के पास गया। वो चौपाल पर चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। बाबा, आपने सुना? मेरी आवाज कांप रही थी। बाबा की आंखों में भी वही हैरानी थी। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ बेटे, सुना, लेकिन यकीन नहीं हो रहा। चौधरी हरि नारायण जैसा आदमी और इतना बेशरम ऐलान, वो भी मंदिर से! ये कुछ गड़बड़ है। तो फिर ये हुआ कैसे? मैंने हकलाते हुए पूछा। बाबा ने बीड़ी बुझाते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये ऐलान मंदिर के भीतर से नहीं हुआ। किसी ने बाहर लगे स्पीकर में घुसकर ये गंदा खेल खेला है। हमने खुद सुना था। चौधरी ने दांत भींचते हुए कहा, अगर मुझे वो आदमी मिल गए तो गांव की चौपाल पर जिंदा गाड़ दूंगा। मेरी बेटी का नाम लेने वालों की जुबान काट दूंगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। मैं दूर खड़ा ये सब देख रहा था। अंदर ही अंदर डर भी था और जिज्ञासा भी। कौन था जिसने ये खेल रचा, और क्यों? उस रात मैं देर तक सोचता रहा। घर की हालत इतनी खराब थी कि 50,000 सुनकर भी दिल कांप गया। अगर ये सच होता, अगर वाकई चौधरी ने ऐसा ऑफर दिया होता तो? नहीं, मैंने तुरंत अपने मन को झटका। ये तो पाप है, पागलपन है। कोई संस्कारी लड़का ऐसा सोच भी नहीं सकता। पर मन के कोने में कहीं लालच का बीज जरूर अंकुरित हो चुका था। अगले दिन कॉलेज गया तो वहां यही चर्चा थी। सब लड़के इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे। किसी ने मजाक में कहा, अगर चौधरी सच में 50,000 दे रहा है तो मैं तैयार हूं। सुनकर गुस्सा आया। कैसे लोग हैं? किसी की इज्जत ऐसे नीलाम कर रहे हैं। क्लास खत्म होने के बाद मैं बाहर निकला तो अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ी। वो आर्या, चौधरी हरिनारायण की बेटी। लंबी चोटी, मासूम चेहरा, पर आंखों में अजीब उदासी। वो सीधे मेरी ओर देख रही थी। हमारी आंखें मिली। कुछ पल को जैसे वक्त ठहर गया। वो मेरे पास आई और धीमे स्वर में बोली, राघव, तुम समझदार लगते हो, मुझे मदद चाहिए। मैं, मदद? कैसी मदद? उसने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, किसी ने मेरे नाम पर यह गंदा ऐलान करवाया है। पापा बहुत गुस्से में हैं। अगर असली सच्चाई सामने नहीं आई तो वो मासूम लोगों को सजा दे देंगे। तुम मेरी मदद कर सकते हो क्या? उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने बिना सोचे कह दिया, हाँ आर्या, मैं सच पता करूंगा। उस रात मैं और बाबा दोनों गांव में अलग अलग लोगों से पूछताछ करने लगे। किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं सुना, बस सबने वही ऐलान सुना था। लेकिन एक अजीब बात पता चली। मंदिर के बाहर लगे स्पीकर का तार कटा हुआ मिला था। मतलब किसी ने जानबूझकर अपना टेप रिकॉर्डर जोड़ा था। तो ये सब पहले से प्लान किया गया था। किसी को चौधरी और उसकी बेटी को बदनाम करना था। पर कौन? गांव में चौधरी के कई दुश्मन थे। कुछ उसकी जमीन हड़पना चाहते थे, कुछ उसकी ताकत से जलते थे। पर उनमें से कौन इतना गिर सकता था? रात के लगभग 12 बजे होंगे। मैं खेत की मेड़ पर बैठा सोच ही रहा था कि अचानक पीछे से पत्तियों की सरसराहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, काले कपड़ों ने लिपटा एक आदमी भाग रहा था। उसके हाथ में कुछ था जो चमक रहा था। मैं चिल्लाया, कौन है वहां? और उसके पीछे दौड़ा। वो आदमी अंधेरे में गायब हो गया।
लेकिन भागते भागते एक छोटा सा कागज मेरे पैरों के पास गिर गया। मैंने कागज उठाया, उस पर लिखा था, अगर चौधरी का सच जानना है तो कल आधी रात पुराने कुएं पर आना, अकेले। मेरे हाथ कांप गए। ये क्या खेल था? कौन बुला रहा था? मैंने कागज बाबा को दिखाया। उन्होंने पढ़ते ही गहरी सांस ली। राघव, ये बहुत खतरनाक जाल है। कोई हमें सच्चाई तक पहुंचने से रोकना चाहता है। पुराने कुएं पर जाना आसान नहीं है। वहां रात को अजीब बातें होती हैं। लोग कहते हैं वहां भूत प्रेत का साया है। मैं चुप रहा। डर था, पर सच्चाई जानने की चाह उससे ज्यादा थी। बाबा, अगर मैंने हिम्मत नहीं दिखाई तो गांव हमेशा इस कलंक में जिंदा रहेगा। मुझे जाना ही होगा। बाबा ने मेरी पीठ थपथपाई। ठीक है बेटा, लेकिन संभल कर जाना, हर कदम पर खतरा है। रात का समय, पूरा गांव सो चुका था। मैं चुपके से घर से निकला और पुराने कुएं की ओर बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। कुएं के पास पहुंचकर दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक पीछे से सरसराहट हुई। मैंने पलटकर देखा, वही काले कपड़ों वाला आदमी खड़ा था। उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर सच्चाई जाननी है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। चौधरी हरिनारायण उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। उसकी बेटी आर्या, दरअसल। वो आगे बोलता इससे पहले ही अचानक कहीं से पत्थर आया और उसके सिर पर लगा। वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। मैं भागकर उसके पास गया, लेकिन उसके होश उड़ चुके थे। मैंने उसके चेहरे से कपड़ा हटाने की कोशिश की, पर तभी अंधेरे से दो हाथ आए और मुझे जोर से धक्का देकर दूर फेंक दिया। मैं गिर पड़ा। जब उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था। न वो आदमी, न कोई और। सिर्फ कुएं के किनारे पर ताजा खून के धब्बे थे। खून के धब्बे और छुपे हुए सच। कुएं के किनारे पड़े ताजा खून के धब्बों को देख मेरी रूह कांप उठी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी अजीब सी ठंडी लग रही थी। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर वहां कोई नहीं था। वो काले कपड़ों वाला रहस्यमयी आदमी, जिसने अभी अभी चौधरी हरिनारायण का रहस्य खोलने की शुरुआत की थी, अचानक जैसे हवा में गायब हो गया हो। मैंने घबराकर जमीन पर पड़े उसके खून के निशान को हाथ से छुआ। वो गाढ़ा और ताजा था। ये सब क्या हो रहा है? कौन है जो चौधरी और उसकी बेटी को लेकर इतना बड़ा खेल खेल रहा है? मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ पड़ा। रात का वक्त था। धीरे धीरे कदमों से मैं घर की ओर लौटा। मन भारी था। बाबा मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मुझे देखा, उन्होंने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ बेटा? वहां गया था ना कुएं पर? मैंने सब कुछ विस्तार से बताया। कागज पर लिखा संदेश, रहस्यमयी आदमी, उसका ये कहना कि चौधरी उतना सीधा नहीं है, और फिर अचानक हमला हो जाना। कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, ये मामला और भी गहरा है राघव। अगर कोई चौधरी को बदनाम करना चाहता है तो सीधे सीधे क्यों नहीं करता? मंदिर से झूठा ऐलान क्यों? और वो आदमी कौन था जिसे किसी ने चुप करा दिया? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन पूरा गांव खौल रहा था। लोग चौधरी को लेकर अलग अलग बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था चौधरी ने सचमुच ऐसा ऐलान किया है और अब डर कर मुकर रहा है। कोई कह रहा था ये उसकी दुश्मनी की चाल है। चौधरी का गुस्सा और बढ़ गया था। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि गांव के हर कोने कोने की तलाशी लो। जिसने भी मेरी बेटी का नाम लिया है उसका गला काट दूंगा। गांव में डर का माहौल बन गया। मैं कॉलेज पहुंचा तो देखा आर्या अकेली बैठी थी, चेहरा उतरा हुआ, आंखें सूजी हुई। मैं उसके पास गया। उसने धीरे से कहा, राघव, हालात और बिगड़ गए हैं। पापा हर किसी पर शक कर रहे हैं। जो भी कुछ बोलता है उसे धमकियां दी जा रही हैं, और मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं चौंका। पीछा? कौन? वो बोली, पता नहीं, कल रात मैंने अपनी खिड़की से देखा, कोई काले कपड़ों में खड़ा था, जैसे मेरी ओर घूर रहा हो। मैं चीख पड़ी तो वो भाग गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये वही रहस्यमयी आदमी था जिसे मैंने कुएं पर देखा था? आर्या ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, राघव, मुझे यकीन है कि पापा की दुश्मनी में कोई मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, पर कौन और क्यों? मैंने कहा, मैं पता लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो पल भर के लिए मुझे देखती रही। उसकी आंखों में डर के साथ साथ भरोसा भी था। शाम को मुझे खबर मिली कि चौधरी देर रात अपने हवेली में किसी अजनबी से मिलने वाला है। खबर देने वाला था रामू, जो चौधरी के यहाँ नौकर था और मेरा पुराना दोस्त। रामू ने फुसफुसाकर कहा, राघव, मैंने सुना है आज रात चौधरी किसी से गुपचुप मिलने वाला है। मुझे लगता है उस ऐलान और इन सब घटनाओं का राज वहीं से खुलेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर पकड़े गए तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। रात को मैं चुपचाप चौधरी के हवेली के पीछे जाकर छुप गया। हवेली बहुत बड़ी और डरावनी लग रही थी। चारों तरफ चौकीदार घूम रहे थे।
मैं सावधानी से अंधेरे का सहारा लेकर दीवार के पास पहुंचा और एक टूटी हुई खिड़की से भीतर झांका। अंदर चौधरी हरिनारायण बैठा था। उसके सामने एक और आदमी था, चेहरे पे दुपट्टा बंधा हुआ। उनकी बातचीत धीमी आवाज में हो रही थी, लेकिन कुछ शब्द मेरे कानों तक पहुंचे। चौधरी गरज रहा था, अगर दोबारा मेरी बेटी का नाम लिया तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। दूसरे आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा राज छुपाना आसान नहीं है चौधरी। जो किया है वो एक दिन सबके सामने आएगा और उस दिन तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। चौधरी ने मुट्ठी भींची। जा यहां से, वरना गोली मार दूंगा। वो आदमी ठहाका मारकर हंसा और बाहर निकल गया। मैंने सब देखा सुना, पर दिमाग और उलझ गया। आखिर चौधरी का कौन सा राज था जिसे छुपाने के लिए इतना हंगामा हो रहा था, और उसकी बेटी का नाम क्यों घसीटा गया? अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं घबरा कर पलटा। रामू था। राघव, भागो, किसी ने हमें देख लिया है। सचमुच 2 चौकीदार मशाल लेकर हमारी ओर बढ़ रहे थे। हम दोनों वहां से भागते भागते किसी तरह अंधेरे में छुप गए। घर पहुंचकर मैंने बाबा को सब बताया। बाबा कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, बेटा, मुझे शक है कि चौधरी का राज उसकी बेटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई उसकी बेटी का नाम लेकर उसे ब्लैकमेल कर रहा हो। अब हमें और गहराई में जाना होगा। लेकिन बाबा, वो आदमी कौन था जो चौधरी से मिलने आया था, और जो कुएं पर मुझसे मिला था, क्या वही था? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, हो सकता है वही हो, लेकिन हमें सच्चाई तक पहुंचने के लिए सबूत चाहिए। अगले दिन रामू फिर मिला। उसने कहा, राघव, मैंने चौधरी के कमरे में एक पुरानी डायरी देखी थी। उसमें शायद उसकी बेटी और उस ऐलान से जुड़ा राज लिखा है। अगर किसी तरह वो डायरी हाथ लग जाए तो सच सामने आ सकता है। मैंने तय किया कि उस डायरी को हासिल करना ही होगा। रात के करीब 11 बजे मैं और रामू हवेली में घुसे। उसने पीछे का दरवाज़ा खोल दिया था। धीरे धीरे कदम रखते हुए मैं कहीं और प्रकट हो गया और मैं लैंडिंग टेबल के पास पहुंच गया। हम चौधरी के कमरे की ओर बढ़े। कमरा बंद था, लेकिन खिड़की थोड़ी खुली थी। रामू ने अंदर हाथ डालकर कुंडी खोली। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर अंधेरे में अलमारी दिखी। रामू ने कहा, डायरी अलमारी में है, जल्दी करो। मैंने अलमारी खोली और सचमुच वहाँ एक मोटी सी डायरी रखी थी। मैं उसे उठाने ही वाला था कि अचानक कमरे में रोशनी हुई। दरवाजे पर चौधरी हरिनारायण खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। तो ये सब तुम कर रहे हो राघव? वो गरजा। मैं सहम गया। रामू कांपते हुए बोला, मालिक, ये तो बस। चौधरी ने उसे धक्का दिया और मेरी ओर बढ़ा। मेरी बेटी का नाम लेकर गांव में इज्जत खराब करने वाले तुम हो, बताओ। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं चौधरी जी, मैं सच पता लगाने आया था। आपके खिलाफ ये साजिश किसने रची है, मैं जानना चाहता हूँ। चौधरी की आंखों में पल भर को शक की छाया आई। तभी पीछे से किसी ने कहा, झूठ मत बोलो चौधरी, सच बताओ, वरना ये लड़का सबको दिखा देगा तुम्हारी डायरी। मैंने पलट कर देखा। वो रहस्यमयी आदमी फिर वहां था, वही काले कपड़ों वाला। चौधरी गरज पड़ा, तू यहां, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। उसने बंदूक उठा ली। मैं बीच में आ गया। नहीं चौधरी जी, अगर आपने इस आदमी को मार दिया तो लोग और ज्यादा सवाल करेंगे। मुझे सच्चाई जाननी है। वो आदमी हंस पड़ा। राघव, अगर सच जानना है तो ये डायरी खोलो, इसी में चौधरी का असली चेहरा छुपा है। मैंने कांपते हाथों से डायरी खोली और पहली ही पन्नी पर लिखा था, आर्या मेरी असली बेटी नहीं है, बल्कि। इतना पढ़ते ही चौधरी ने झपट्टा मारकर डायरी मेरे हाथ से छीन ली और जोर से उसे आग में फेंक दिया। मैं चीख पड़ा, नहीं। डायरी जलकर राख हो गई। चौधरी गुस्से से बोला, ये सब झूठ है, आर्या मेरी बेटी है। कोई अगर और कुछ कहे तो वो मेरे दुश्मनों की चाल है। लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो आदमी जोर से हंसा। अगर हिम्मत है तो सबके सामने कहो कि आर्या तुम्हारी बेटी है। सच्चाई ये है कि। इतना कहते ही अचानक बाहर गोली चली। वो आदमी लड़खड़ाकर गिर पड़ा। मैं और रामू भागकर बाहर पहुंचे तो देखा चौधरी के आदमियों ने गोली चलाई थी। वो रहस्यमयी आदमी जमीन पर तड़प रहा था, खून बह रहा था। उसने मरते मरते मेरी ओर देखा और कहा, राघव, सच्चाई आर्या से पूछना, वही सब जानती है। और फिर उसकी सांसें थम गई। मैं स्तब्ध खड़ा रह गया। चौधरी ने अपने आदमियों को आदेश दिया, लाश को गायब कर दो, कोई खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं कांपते हुए बोला, चौधरी जी, ये हत्या है, आप। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, राघव, ज्यादा दिमाग मत लगाओ,
अपनी पढ़ाई करो और अपनी दुनिया में रहो, वरना अगली लाश तुम्हारी होगी। मैं कुछ कह ही नहीं पाया। घर लौटकर मैं पूरी रात सो नहीं पाया। दिमाग में बस वही शब्द गूंजते रहे, सच्चाई आर्या से पूछना, वही सब जानती है। तो क्या आर्या इस रहस्य से वाकिफ थी? क्या उसे सचमुच पता था कि ये सब क्यों हो रहा है? अगले दिन कॉलेज में मैंने आर्या को ढूंढा। वो मुझे देखते ही घबरा गई। राघव, मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर ये बातें यहाँ नहीं हो सकती। आज रात नदी किनारे मिलना, वहीं मैं सब बताऊंगी। मैं हैरान रह गया। क्या सचमुच आर्या ही इस राज की चाबी थी? रात के अंधेरे में मैं नदी किनारे पहुंचा। हवा ठंडी थी और पानी की लहरों की आवाज़ एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर रही थी। चांदनी में चारों ओर सफ़ेदी बिखरी थी। मैं थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि जो कुछ पिछले दिनों में हुआ था उसने मुझे भीतर तक हिला दिया था। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। अचानक पेड़ों की छांव से एक आकृति बाहर निकली। वो थी आर्या। उसके चेहरे पर थकान, डर और उदासी साफ झलक रही थी। राघव, मुझे लगता है बॉट छुपाना खतरनाक होगा। तुम अकेले हो ना? हाँ, मैंने जवाब दिया। वो पास आकर चुपचाप बैठ गई। कुछ देर तक चुप रही, फिर कांपती आवाज में बोली, तुम्हें वो ऐलान याद है ना, जो मंदिर से हुआ था? हाँ, मैंने कहा। पूरे गांव की जिंदगी बदल गई उस ऐलान से। आर्या की आंखों से आंसू निकल आए। राघव, सच ये है कि वो ऐलान झूठ नहीं था, बल्कि वो मेरे पापा की ही चाल थी। मैं बिजली सा कांप गया। क्या? लेकिन तुम्हारे पापा तो बार बार कह रहे थे कि ये सब साजिश है। वो तो गुस्से से जल रहे थे। आर्या ने सिर झुका लिया। वो सिर्फ दिखावा कर रहे थे। असल में उनके पास बहुत बड़ा कर्ज है। उनकी हवेली, जमीन जायदाद सब गिरवी रखी हुई है, और अब उन्हें पैसों की इतनी सख्त जरूरत है कि उन्होंने मुझे ही दांव पर लगा दिया। मैं अवाक रह गया। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? बेटी की इज्जत दांव पर लगाना, ये तो... आर्या ने गहरी सांस ली। क्योंकि वो मेरी असली बेटी नहीं हूं। मेरे पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। क्या मतलब? तुम उनकी बेटी नहीं हो? आर्या ने अपनी आंखें पोंछी। नहीं राघव, असल में मैं एक अनाथ हूँ। करीब 20 साल पहले मेरे असली माँ बाप एक हादसे में मारे गए थे। मैं बहुत छोटी थी। मुझे चौधरी ने अपनाया। पूरे गांव के सामने मुझे अपनी बेटी बताया। सबको यही सच लगता रहा, पर असलियत ये है कि मैं बस एक जिम्मेदारी थी और अब उनके लिए बोझ बन गई हूँ। इसीलिए उन्होंने मंदिर से वो ऐलान करवाया ताकि कोई पैसे वाला आदमी मुझे खरीद ले। मैं हक्का बक्का लह गया। लेकिन चौधरी ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, फिर अचानक इतना गिर कैसे गए? आर्या ने जवाब दिया। वो हमेशा से ऐसा ही था, दिखावे में इज्जतदार पर अंदर से स्वार्थी और निर्दयी। उन्होंने कई काले धंधे किए, तस्करी, जुआ, सूदखोरी, पर अब सब उजड़ चुका है। दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया है। वो बर्बादी से बचने के लिए मुझे बेचने को तैयार हो गए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और मुझे सबसे बड़ा डर यही है कि अगर मैंने विरोध किया तो वो मुझे ख़त्म कर देंगे, जैसे उस रहस्यमय आदमी को ख़त्म किया गया। मेरे मन में सवाल उठा, आर्या, वो काले कपड़ों वाला आदमी कौन था? उसने मरते वक्त मुझसे था कि सच्चाई आर्या से पूछना। आर्या चुप हो गई। कुछ पल बाद बोली, वो मेरा असली भाई था। मैं दंग रह गया। क्या? भाई? हाँ, उसने कहा। वो हादसे में नहीं मरा था, उसे किसी ने बचा लिया था। सालों बाद उसने मुझे ढूंढा। उसने चौधरी का असली चेहरा देखा और उसे बेनकाब करने की कोशिश की, पर पापा ने उसे दुश्मन समझकर ख़त्म कर दिया। उसे डर था कि अगर उसकी बातें सबको पता चल गई तो गांव मेरे पापा का असली चेहरा देख लेगा। आर्या फूट फूट कर रो पड़ी। राघव, मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन पापा की ताकत के आगे मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं अंदर तक हिल गया था। चौधरी हरि नारायण, जिसे गांव का सबसे सम्मानित आदमी माना जाता था, उसने बेटी की आड़ में घिनौनी चाल रची थी। मैंने आर्या की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, आर्या, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस नर्क से निकालूंगा। तुम्हारे पापा का सच सबके सामने लाऊंगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वो मेरी आंखों में झांकती रही। उसके चेहरे पर पहली बार राहत की झलक थी। लेकिन चौधरी इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। अगले दिन उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, गांव वालों, जो ऐलान मंदिर से हुआ था वो मेरी बेटी की बदनामी के लिए किसी ने किया है, और जो भी उसे सच मान रहा है वो मेरा दुश्मन है। मैं अपनी बेटी की शादी खुद तय करूंगा, और वो शादी गांव के सबसे ताकतवर घराने में होगी, जिससे मेरी इज्जत भी बनी रहे और मेरे दुश्मनों का मुंह भी बंद रहे। गांव के लोग चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। मुझे साफ दिख रहा था, ये सब उसके बचाव के लिए था। वो अपनी बेटी की इज्जत बेचकर अपने कर्जदारों से बचना चाहता था।
मैंने ठान लिया कि चौधरी को बेनकाब करना ही होगा, लेकिन कैसे? डायरी तो जल चुकी थी, वो रहस्यमय भाई भी मर चुका था। तभी मुझे याद आया, वो भाई अपने पास कुछ सबूत रखता था, शायद उसके घर में या कहीं और। रामू ने मदद की। उसने बताया कि गांव से बाहर पुराने खंडर में वो आदमी अक्सर छुपकर रहता था। हम वहां पहुंचे। वहां एक पुराना संदूक पड़ा था, उसमें कागजात, कुछ तस्वीरें और एक टेप रिकॉर्डर मिला। टेप रिकॉर्डर चलाए तो उसमें वही रहस्यमयी आवाज़ गूंजी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये सब गांव वालों को दिखा देना। चौधरी हरिनारायण ने मेरी बहन आर्या को बेटी बनाकर पाला, पर अब उसे बेचने पर तुला है। उसका सारा सच इन दस्तावेजों में है। हम दोनों अवाक रह गए। अगले दिन मैंने चौपाल पर सबको बुलाया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। चौधरी भी अपने आदमियों के साथ आया। मैंने सबके सामने वो टेप चलाया और कागजात दिखाए। उसमें चौधरी के कर्ज, उसके धंधे और आर्या की असली पहचान सब लिखा था। गांव वालों में खलबली मच गई। लोग चौधरी को घूरने लगे। चौधरी गुस्से से पागल हो गया। ये सब झूठ है, ये लड़का मेरी इज्जत बिगाड़ना चाहता है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने बंदूक उठाई और मेरी ओर तान दी। आर्या चीख पड़ी, नहीं पापा, अब और खून नहीं। वो मेरे सामने आ खड़ी हुई। गांव वाले भी चौधरी को रोकने लगे। चौधरी चीख रहा था, तुम सबको पता ही नहीं मैं कौन हूं, मेरी इज्जत को कोई मिटा नहीं सकता। पर तभी उसके अपने आदमी भी पीछे हटने लगे। उन्हें भी सच्चाई दिख गई थी। चौधरी अकेला पड़ गया। उसकी आंखों से पागलपन झलक रहा था। उसने आखिरी बार बंदूक उठाई, पर इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। बंदूक गिर गई। गांव की पंचायत बैठी। सबूत साफ थे। चौधरी को गांव से निकाल दिया गया। उसकी हवेली और जमीन जब्त कर ली गई। वो अकेला, टूटा हुआ और बेइज्जत होकर गांव छोड़ गया। आर्या आज़ाद हो गई। उसने गांव वालों के सामने सब सच स्वीकार किया और कहा, मैं भले चौधरी की बेटी नहीं थी, पर मैंने हमेशा इस गांव को अपना माना। अगर आप सब मुझे अपनाना चाहें तो मैं यहीं रहकर आप सबकी सेवा करूंगी। गांव वालों ने उसे गले लगा लिया। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार सुकून था। दिन बीतते गए। गांव अब उस ऐलान की शर्म से मुक्त हो गया। लोग चौधरी का नाम भी लेना पसंद नहीं करते थे। और मैं और आर्या, हम दोनों ने मिलकर गांव के बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल शुरू किया, ताकि किसी और राघव को पैसों की कमी से पढ़ाई ना छोड़नी पड़े। रात के सन्नाटे में जब कभी मंदिर से घंटियों की आवाज़ आती तो मुझे उस ऐलान की गूंज याद आती, पर अब वो डरावनी नहीं लगती थी, क्योंकि सच सामने आ चुका था।